डॉक्टर मोहित, अब ये करण तापर जैसे जर्नलिस्ट को आप जिस तरह डिफेंसिव पे ले आए, उससे पता चलता है कि कश्मीर के मामले पे हमारा केस कितना मजबूत है और इंडिया का कितना कमज़ोर है। लेकिन इसके बावजूद मोदी ने जो चाहा कर दिया और हम दुनिया तो क्या, मगरिब तो क्या, हम सऊदी अरब को भी अपना हमनवा नहीं बना सके। आप नहीं समझते ये इस हुकूमत की और इस फॉरेन ऑफिस की बदतरीन नाकामी है कि अपने एक जायज़ केस पे भी मुसलमान मुल्कों को भी हम रवा नहीं बना सकते? अच्छा सरीन साहब, पहले तो मैं एक और बात करता हूँ। जो आपने शुरू में बात की है ना, वो मेरे जहन में है जब से ये हुआ है। इंटरव्यू हो गया, अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया और उसके बाद फ़ीडबैक शुरू हो गई, जैसे होता है, और बहुत सी फ़ीडबैक आई। इशू ऐसा था और इंटरव्यू ऐसा था। जिस बात पे मुझे अफसोस हुआ ना, जो मैं पूरी तरह शायद इंटरनलाइज नहीं पहले कर सका था, कि मुझे बहुत से लोगों ने, काउंटलेस लोगों ने ये लिखा कि जी हमने पहली दफ़ा ऐसे दो टोक तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ लॉजिकली प्रेजेंट होते देखा। उससे मुझे जो समझ आई बात, कि हमने शायद वो कोशिश नहीं की अपनी कम्युनिकेशन में, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में माजी में, जो हम कर सकते थे। बातें तो वही हैं ना सारी, मतलब कोई आसमान से तो नहीं उतरी थी। इसकी वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है हम एज ए सिस्टम कुछ डिफेंसिव पे रहे हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, ओवरऑल। मैं अमेरिका में बैठता था, देखता था, वहाँ पाकिस्तान की बात होती थी, वो ऐसी बात करते थे कि बंदा परेशान हो जाता था, किस मुल्क की बात कर रहे हो यार। लेकिन हमारे बस ये होता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा है। हिंदुस्तान ने 20 साल अपना नैरेटिव बेचा, उसमें बेशतर झूठ था, अब साबित भी हो रहा है, लेकिन बेचा। शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, यहाँ पे हमारी कमज़ोरी रही है, हमें मानना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ कमज़ोरी नहीं है। देखें मोहित, एक और फ़र्क भी आया है कि पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान में धमाके होते रहे। पाकिस्तान के बारे में ये तासुर था कि ये दहशतगर्दी का गढ़ है। उधर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इस दौरान मामला उलट हो गया। मोदी आया, उसने इंडिया को एक इंतहा पसंद और अक़लियतों के लिए एक जहन्नम वाला मुल्क बना दिया, और हमारी तरफ मामला रिवर्स हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने टेररिज्म पे काबू पा लिया। अमेरिका जैसे मुल्कों ने भी तालिबान के मामले में हमारे किरदार को सराहा। तो इन हालात में अगर हम चक्के की बजाय एक रंज भी ना बना सके, तो ये इस पूरे हुकूमत की नाकामी नहीं है? देखें, दो बातें। एक तो जो आपने पहले कहा ना, ये सारा तब्दीली हुई। नैरेटिव आज की दुनिया में कई दफ़ा परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आजकल के कम्युनिकेशन का दौर है। ये जो शाइनिंग इंडिया की बात थी, क्या इंडिया शाइन कर रहा था उस वक्त? नीचे जो हालात थे वहाँ पे, वो हमें भी पता है और दुनिया को भी पता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रियलिटी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन नैरेटिव इंतज़ार नहीं करता। तो जब ये टेररिज्म हो भी रहा था, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आप मुझे बताएं, आपने कभी ये सुनी है कि नहीं। 2007 से 17, 7 से 14-15 सबसे बुरा वक्त था हमारा दहशतगर्दी का। जो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, उस वक्त पे जब रोज़ यहाँ पे ये नहीं पता होता था कि घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, ग्लोबल प्रॉफिट इन ऑर्गेनाइजेशंस का 2%, 3%, 4%, पाकिस्तान में उस वक्त में 12%, 14%, 16%। ये होता है नैरेटिव। दुनिया को जाके बजाय ये कहने के कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल वो भी कहें, साथ ये बताएं कि यार इस सिचुएशन में आपकी कंपनियां ये कर रही थी, अब तो वो सिचुएशन ही ठीक हो गई, तो तशरीफ लाएं और यहाँ ला के इन्वेस्ट करें। ये हमें काम इस पर करना है। तो इसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि ये मुकालमा ज़्यादा हो, हमारे पास दलील है, हमारे पास कोई शक नहीं, मौक़िफ़ हमारा जायज़ है, डरने की कोई चीज़ नहीं है, छुपाने की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है ना, वो कमज़ोर रही है। अब उस पर काम हम बहुत कर रहे हैं। फिर क्यों इस हुकूमत ने मुकालमे का नहीं, अब हो रहा है। देखें, ये जो अब सारा नेटिव, मैं आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी का जो सारा मैंने उनसे बात की, जवाब कोई नहीं था उनके पास कि पाकिस्तान कनेक्टिविटी की बात करता है। लेकिन मुझे इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन हुकूमती ओहदेदारों के साथ इंटरव्यू की क्या मुझे भी इजाज़त होगी, जिस तरह आपने इंडियन चैनल को देखा? अच्छा, ये आपका सवाल जेन्युइनली मैं आपको कहता हूँ, ये बाद में कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है आप ही के चैनल से कोई शुरू हुई है कि जी आपने कर लिया, नहीं किया। देखें, बुनियादी बात समझे, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कोई नैरेटिव नहीं है, सिर्फ झूठ है। ये तो मानते हैं ना, वो अपना नैरेटिव चलाते हैं, पाकिस्तान है दहशतगर्दी, वो 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं। हम
इस इंटरव्यू से क्या चाह रहे थे? ये को मोईद यूसुफ तो नहीं बोल रहा था ना, रियासत पाकिस्तान बोल रही थी। हमें 45 मिनट मिले थे, 75 मिल गए, अल्लाह का शुक्र है, इंडियन पब्लिक से बात करने। और इंडियन पब्लिक भी याद रखें, मोदी सरकार को 30, 32, 35% ने वोट दिया था। 70% तो हमारी सिचुएशन में है, वो तो चाहता है आज का कल का आज चला जाए, और मुसलमान तो जानवर बनाए हुए हैं बदकिस्मती से। हम उनसे बात कर रहे थे और मंतक से बात कर रहे थे, कोई बात ऐसी नहीं। मंतक के तहत आपके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के इलेक्शन से पहले उनसे ये तवक्को वाबस्ता की थी कि मोदी अगर दोबारा जीत गए तो वो कश्मीर काज के लिए अच्छा होगा। वो मैं बता देता हूँ आपको कि हिंदुस्तान में ये एक ख्याल रहा है कि कांग्रेस या बाएं बाजू की हुकूमत कभी भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी उनको करने नहीं देता जब ऑपोजिशन में होता है। ये सिर्फ कोई बीजेपी, जब वाजपेयी साहब थे, ये वो माइंडसेट था और हमारा यही ख्याल था। मैं तो नहीं था सिस्टम में, लेकिन मैं भी ये लिखता था उस वक्त कि भाई अगर कोई कर सकता है तो ये नहीं, उस वक्त कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे हम। ये समझ नहीं आई थी कि ये हिटलर का नया रूप बन जाएगा। तब तो आपको याद है लोग कहते थे नहीं जी नहीं, वो गुजरात में हुआ है, यहाँ ठीक हो जाएगा। तो पाकिस्तान तब भी अमन की बात कर रहा था, अब भी। अब समझ आ गया कि असल चेहरा क्या है, तो अब तो कोई स्पेस नहीं है। उसकी वजह ये तो नहीं थी कि मोदी के इलेक्शन से पहले बैकडोर चैनल से अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे? सलीम साहब, मैं सिस्टम में था नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। सिस्टम में ये नहीं होता कि जब आप आते हैं आपको हर चीज़ पता चल जाती है। तो आप APS के वाक़े के वक्त भी तो सिस्टम में नहीं थे ना। हाँ। तो जब आपकी डिटेल आपको अब मिल गई हैं तो वो भी आपको मिल गई होंगी ना कि पहले हमारा क्या कुछ होता है। नहीं, APS पे काम हो रहा है ना, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मुझे मिल जाएगी, बट इट्स अ नॉन इशू। क्योंकि इस वक्त जहाँ सिचुएशन है, उस वक्त अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो फिर भी उस पर कोई असरअंदाज आज की सिचुएशन नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है एज अ स्कॉलर एट दैट टाइम, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। बट अगेन, मैं उस वक्त सिस्टम में नहीं था। अच्छा, आपने ये जो दूसरा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है चीनी कौंसलेट और PC गवादर के हमलों, मैंने नहीं लगाया, हमने तो पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं और हमने, अब ये वो आपकी बात है जो आप पहले कर रहे थे, क्यों छुपाएं, कोई वजह बताएं ना। तो एक चीज़ है वो हो गई, मुझे वो सबूत दिखाया ना, मैं तो भी आपकी तरफ पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इसमें शक नहीं। हमने बता दिया एग्जैक्टली क्या हुआ है, और जिस फोरम पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट बेस्ट सर्व होगा, अब चुप नहीं रहना है, ये बात पक्की है। देखें, ये क्या करने आया था करण थापड़, मुझे ये बताएं। उसने एक पाकिस्तानी एहलकार को, बाय द वे मैं ये भी बात क्लियर कर दूं, ये TV पे चल रहा है, 100% मैं आपको वसूख से बता दूं, उन्होंने इंटरव्यू की बात की थी। हमने बहुत दिन सोचो विचार की और फिर देखा कि पाकिस्तान को करना चाहिए कि नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम चाह रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको अपने मैसेजेस दिखा देता हूँ अगर ऐसा है। जो बात है करने वाली, करण थापड़ क्या करने आया था, वो ब्रीफ्ड था कि यार ये दहशतगर्दी ज़रा शुरू करो ना मुंबई से, और पूछना शुरू कर दो कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, और पाकिस्तान जवाब देगा नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। उसको एक खामो ख्याल नहीं था, और मुझे कुछ अफसोस भी हुआ क्योंकि उस दिन करण थापड़ इंटरव्यू नहीं कर रहा था, हकीकत ये है। लेकिन बहरहाल उनको नहीं ये ख्याल था कि पाकिस्तान खड़े होकर ये बात करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है चुप रहने की। ये होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये वाला नहीं, एक एक चलते हैं। मसलन PC गवादर पे हमले, नहीं, मैं उनके इन्वॉल्वमेंट के कैसे शवाहिद है, उम्मीद बात आपको पहले कर दूं। हाँ। यही होगा ना कि वो कहेंगे नहीं जी ये जो बात करें ठीक नहीं, ये एविडेंस तो कमज़ोर है, सच है। यही होगा ना, तो बात तो इस पे आएगी ना कि हम जो बात कर रहे हैं, ये तो नहीं कि सारा दिन माफिया मांगते रहे उस चीज़ के लिए जो हमने की ही नहीं। उन्होंने तो ये नैरेटिव बनाया हुआ। कल मेरा एक लेक्चर था, कोई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमेरिका में, मैंने उनको यही बात की। मैंने कहा जी आपको आदत पड़ गई है पाकिस्तान को फ़ोन करके डू मोर कहने की, मैं आपको बता रहा हूँ यू नीड टू डू मोर। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई सारी। व्हाट डू यू मीन बाय यू नीड टू डू मोर? पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अफगानिस्तान, आपसे बेहतर कौन जानता है। उसके बाद आगे जहां मामला जाना है, फैटिफ है, इंडिया है, कश्मीर है, फिर मुझे ये गारंटी दें कि खुदा न खास्ता अफगानिस्तान का मामला आगे नहीं चलता तो पाकिस्तान को फिर मलामत लान तान होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताएं। यही इरादा है उनका। तो ये चीज़ें हमारे साथ क्लियर करें, वरना जो पाकिस्तान ने किया है कोई और मुल्क कर सकता। तो अब अगर कुल की बात करनी शुरू हुई है तो फिर मेरी तो ये भी मालूमात है कि इंडियन अफगानिस्तान में जो कुछ करते रहे वो अमेरिका की सरपरस्ती में करते रहे। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो पाकिस्तान का ये जो पॉइंट है कि तीसरी सरहद, आप भी ये मानते हैं कि इंडियन ने अफगान सरजमीन अमेरिकन ब्लेसिंग से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की? देखिए, ब्लेसिंग की बात नहीं है।
एक मुल्क था, वहाँ एक हुकूमत थी भी थी, ठीक, पाकिस्तान के उसके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, दुनिया में 3 मुल्कों के अलावा गालिबन किसी ने तस्लीम नहीं किया, वो हुकूमत चली गई, जो भी हुआ, एक बाहर की फोर्स आई, ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो आपका दुश्मन था उसने क्या किया, उसने उस ऑक्यूपेशन के नीचे अपने टेंटिकल्स फैला दिए, अफगान हुकूमत के साथ भी फैला दिए, मीडिया में भी फैला दिए, जगह यूज़ करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वो सारी प्रेजेंस सिर्फ उस ऊपर जो ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से है, क्योंकि जोग्राफिया अलाउ ही नहीं करेगा। अगर वहाँ पे अफगानिस्तान की हुकूमत नॉर्मल मुल्क चल रहा हो तो आपका ख्याल है ऊपर से उड़ के जाएंगे? ये तो मतलब जो आपसे बेहतर कौन समझता? तो यही मैं तो खुद ये कहता हूँ, लेकिन क्या आप हुकूमत पाकिस्तान के आपको खुल के कह रहा हूँ टीवी के ऊपर कि ये बिल्कुल कह रहा हूँ, इंडिया और अमेरिका ने मिल के सब कुछ किया पाकिस्तान? देखिए, मिल के करने वाला तो ये मतलब हुआ ना कि उन्होंने बैठे और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को तबाह कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि मिलने ना मिलने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक ऑक्यूपेशन, जब एक चीज़ ऊपर बनी, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पाकिस्तान का असर रसूख ख़त्म करना मकसद था, वो हुआ। उसमें अमेरिका भी पाकिस्तान को डबल गेम कहता रहा, वो भी ये चाहते थे, इनकी अलाइनमेंट हो गई उन गोल्स की। ये नहीं मुझे पता कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को जाके कहा मैंने ये करना है, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस ऊपर वाली छतरी के बगैर ये नीचे काम नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये भी कहा, तो इंडिया क्यों चाहता है कि ये पीस प्रोसेस फेल हो? वहाँ पे अगर अमन आ गया, अमेरिका चला गया, तो हिंदुस्तान किधर जाएगा? यही तो सारा मसला है कि एक ही मुल्क है जो चाहता है कि ऐसा ना हो, ताकि पाकिस्तान का असर रसूख ना। आपने ये भी फरमाया कि इंडिया सीपैक को नाकाम बनाना चाहता है, ठीक? नहीं, इंटरव्यू में नहीं ये कहा, लेकिन बात तो दुरुस्त है। हाँ, बात तो दुरुस्त है ना। ये हमारा पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का नहीं, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। कहते हैं वो कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है, वो तो मुतनाज़ा इलाका है, तो हम ये कबूल नहीं। अच्छा, तो जिस तरह ये नज़र आ रहा है, तो उससे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है और जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर 1 निशाना वो चाइना है। और ज़ाहिरी बात है वो किसी सूरत नहीं चाहते कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए सीपैक को नाकाम बनाने के लिए इसीलिए बलूचिस्तान निशाने पर है। ठीक है। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे भी इंडियन जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्लेसिंग डेफिनेटली उसमें होगी? अगेन, ब्लेसिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन अलाइनमेंट है। देखें, ये अब कौन बताता है कि बात हुई नहीं हुई, लेकिन सीपैक को नहीं चलने देना चाहता हिंदुस्तान, अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ठीक है। यानी तो सीपैक को नाकाम बनाने के लिए इंडिया और अमेरिका की अलाइनमेंट है? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने को मिल के बात की, फैसला किया, ये बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरली हिंदुस्तान का मसला पाकिस्तान से है और चीन से है। वो नहीं चाहता कि वरना पाकिस्तान और खड़ा हो जाएगा इक्तिसादी तौर पे, और अमेरिका का मसला चीन से है। तो वो बेल्ट एंड रोड के बहुत खिलाफ है। जहाँ जहाँ बेल्ट एंड रोड जा रहा है, सीपैक उसका लिटमस टेस्ट है। ये तो वही पुरानी पॉलिसी हुई ना कि चूंकि अमेरिका बड़ी ताकत है तो हम उसका नाम नहीं ले सकते। नहीं, अच्छा, माजी में भी 2 नंबरी हमारे साथ अमेरिका करता रहा, हम सिर्फ अफगान हुकूमत को ब्लेम करते रहे। अब भी असल निशाना चीन अमेरिका का है और सीपैक पे ज़्यादा नाखुश वो भी है, लेकिन इंडिया का तो हम नाम ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नहीं ले सकते। मैं तो आपको कहा है कि अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है सीपैक से, क्योंकि वहाँ बेल्ट एंड रोड का लिटमस टेस्ट किए। अब मैं जब अमेरिका में था, वहाँ एक बहस थी, कई लोग कहते थे कि जी बिल्कुल ये हो गया तो चाइना तो हमें मारेगा, दूसरे ये कहते थे कि यार पाकिस्तान को अगर आपने स्टेबलाइज होने देना है तो फिर आपको ये करना पड़े, मतलब रहने दें इसको। इसके कतई नज़र देखें, हम सारी बहस करते हैं, दुनिया ने हमारे साथ ये कर दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, मैंने भी कहा है सारा। लेकिन अब एक और पहलू जो है ना, वो हमें मजबूत करना है। हमने क्या करना है? बाकी तो जो कर रहा है वो तो ठीक है, उसको हमने बैलेंस करना है। हमने करना ये है सलीम साहब कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को ले आना है कि चाहते हुए भी दुश्मन वो ना कर सके जो करना चाहता है। अब सीपैक की आपने बात की, कैसे, ज़रा ये मैं आपको बता देता हूँ। सीपैक एक राहदारी का कॉन्सेप्ट है। ये राहदारी चीन बना रहा है और पाकिस्तान। अगर इसमें अमेरिकी कंपनियां, बरतानिया की कंपनियां, टिम्बकटू की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर देंगी तो क्या फिर वही शिद्दत से ऑपोजिशन होगी? अच्छा, इसी सीपैक को आप अफगानिस्तान ले जाएं। अफगानिस्तान की तो इकॉनमी सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकती अगले 20-30 साल। अगर वहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स मंसूबे शुरू हो जाएं, चीनी भी हो, पाकिस्तान भी हो, अमेरिका तो चाहता है वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो, वो भी शामिल हो, तो क्या फिर ये इंसेंटिव रहेगा कि इस सारे को ख़त्म कर दें? देखें, हम अपनी बात करें, हमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम दुनिया के सामने रखना है, उनको इंसेंटिव देना है कि आप तशरीफ़ लाएं।